अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम्स इन द बैंक्स फ्रॉम द टाइम। पहले क्या हो रहा था, कस्टमर फिजिकली विजिट कर रहे थे और डील कर रहे थे बैंक से। अभी चेंज हो गया है, बैंक यूज़ करिए टेक्नोलॉजी और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो रहा है उसके अंदर, जो एनेबल कर रहा है बैंक को कि बैंक अब क्या हो रही है, कस्टमर्स के पास पहुंच जा रही है और प्रोवाइड कर रही है उनके कन्वेंशनल मतलब उनके हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कम्फर्ट के हिसाब से उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कभी भी और कहीं भी आप बैंक को यूज़ कर सकते हो बाय लेटिंग देम एक्सेस। कैसे बैंक ने ये अचीव किया है, उन लोगों को जो भी कस्टमर है उसके उनको एक्सेस दिया है किसका, इन्फॉर्मेशन डेटा का रियल टाइम बेसिस के ऊपर, जो कि सेफ है, स्टोर किया जा रहा है सेफली, सिक्योर एनवायरनमेंट में है बैंकर के सर्वर के अंदर। मतलब बैंकर की जो सर्वर है, बैंक का जो सर्वर है उसके अंदर ये सेफली डेटा को सिक्योर किया गया है और रखा गया है, स्टोर किया गया है विथ मैनी कस्टमर्स। बहुत सारे कस्टमर्स एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट एंड मोबाइल कनेक्टिविटी का, मतलब सबके पास इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी तो है ही, तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस जो है इंसेप्शन टू फिनिश हैव बिकम्स एक्सपीडियस थ्रू द ई बैंकिंग। मतलब ई बैंकिंग के थ्रू लोग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ईजिली कर पा रहे हैं। बट फॉर द कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी के लिए एन एक्सटेंसिव एडवांसमेंट जो किया जा रहा है कोर बैंकिंग के अंदर, अवेलेबिलिटी इज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टूल्स। उसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंसिव यूज़ किया जा रहा है किसका, टेक्नोलॉजिकल टूल्स का, मतलब बहुत सारे टूल्स का उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है। बैंक्स कुड नॉट हैव अचीव्ड सच अ फिनोमिनल एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ। बैंक अभी तक अचीव नहीं कर पा रही है फिनोमिनल एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ, एंड कुड नॉट वेंचर्ड इनटू द ऑफर्ड अ वाइड रेंज ऑफ द इनोवेटिव प्रोडक्ट। और वो ऑफर्ड भी नहीं कर पा रही है अभी वाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट को एंड सर्विसेज को उसके कस्टमर्स को। द ट्रांजेक्शन द बैंक्स, जो भी ट्रांजेक्शन बैंक के अंदर होते हैं वो वॉल्यूमनस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड इट नीड टू बी एंश्योर्स दैट, हमको ये आंसर करने की ज़रूरत है, मतलब बैंक को ये आंसर करने की ज़रूरत है कि जो उसका सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, ट्रांसमिशन, स्टोरेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन, डेटा इंटीग्रिटी देयरफॉर इज़ ऑप्टिमल, कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऑप्टिमली वर्क कर रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी इंश्योर करना चाहिए कि वो फ्री है किससे, एरर से, ओमिशन से, इरेगुलरिटी से एंड फ्रॉड से, इनसे क्या है वो फ्री है। कंसिडरिंग द चैलेंजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को कंसिडर करते हुए बैंकिंग मैनेजमेंट कंटिन्यूसली एंड्यूवर टू मेक देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रोबस्ट। बैंकिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रहा है, अपना इंटरनल कंट्रोल को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहा है, सेव कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, एज वेल एज कन्वीनियंट एंड एक्सपीडियस फॉर द कस्टमर्स, और कस्टमर्स को कन्वीनियंस पहुँचे और कस्टमर्स को ग्रेट एक्सपीरियंस हो, वैसा यहाँ पर किया जा रहा है। इन दी कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द ऑडिटर इज़ फेमिलियर विद एंड satisfied that all the norms parameters as per the latest applicable RBI guidelines are incorporated and built। अब ये ऑडिटर का काम क्या है, तो ऑडिटर का काम ये है कि वो सेटिस्फाइड करे कि सारे नॉर्म्स और पैरामीटर के हिसाब से ही, जो आरबीआई ने दिए गए हैं उसके हिसाब से ही क्या किया जा रहा है, इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है सिस्टम को, मतलब सिस्टम जो बनाई गई है, सिस्टम जो जनरेट कर रही है डेटा इन्फॉर्मेशंस को, वो एज पर दी आरबीआई के नॉर्म्स एंड पैरामीटर के हिसाब से ही है। हैविंग अ बियरिंग ऑन द क्लैरिफिकेशंस, प्रोविजंस एंड द इनकम रिकॉग्निशंस, मतलब क्लासिफिकेशन जो होता है असेट का बैंक के अंदर सब स्टैंडर्ड है, उसका प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हो रहा है, वैसे प्रोविजन बना रहा है, एंड इनकम को भी प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया गया है। ये सब क्या कर रहा है, ये सब अभी बैंकिंग के अंदर सिस्टम ही कर रही है। तो सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि वो इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो ये जो नॉर्म्स पैरामीटर्स है आरबीआई के वो फुलफिल कर रही हो। द ऑडिटर शुड नॉट गो बाय अज्यूमिंग, ऑडिटर ये समझ के नहीं जाना चाहिए, ये अज्यूम करके नहीं जाना चाहिए कि जो सिस्टम है वो जनरेट कर रही है इन्फॉर्मेशन करेक्टली, मतलब जो भी सिस्टम इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे रही है वो करेक्ट है, and can be relied upon without evidence that the demonstrate that the system driven information is based on the required parameter। यहाँ पर क्या बोला गया है कि रिलाइड नहीं कर लेना है, एविडेंस तो लेना ही है, बिना एविडेंस के हमको रिलाई नहीं कर लेना है कि जो सिस्टम है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है ऑन द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के हिसाब से। ही शुड यूज़ द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिटर क्या करेगा, अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाएगा, प्रूडेंस लगाएगा, वेन एवर जब भी उसको लगता है कि जो मैनुअल नीड्स होती है परफॉर्म करने के लिए, चेक करने के लिए, ऑथेंटिसिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, द रिजल्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड। यानी वो क्या करेगा, वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा और उसके हिसाब से देखेगा कि सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है ना,
जो भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है सिस्टम में से एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका रिजल्ट जो है वो अचीव कर रहा है ना परफॉर्मेंस को, मतलब जितना परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेड था वो परफॉर्मेंस के हिसाब से ही हो रहा है ना सब चीज़ें, वो देखेगा। कंसिस्टेंसी है, ऑथेंटिसिटी है, ये सारी चीज़ें वो देखेगा अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर। बैंक ऑडिट अप्रोच, ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान। पहले क्या करना पड़ता है, ऑडिट प्लान को ड्रॉ करना पड़ता है। एंड ऑडिट प्लान शुड बी ड्रॉन अप बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड करता है ऑडिट प्लान, तो नेचर एंड द लेवल ऑफ द ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड करता है, नेचर ऑफ द एडवर्स फीचर्स के ऊपर बेस्ड करता है, लेवल ऑफ द कंप्लायंस बेस्ड किया जाता है प्रीवियस रिपोर्ट से, मतलब कितना कंप्लायंस हुआ था प्रीवियस रिपोर्ट से वो देखता है। एंड audit risk based on the inadequacies in the breach of the internal controls and the familiarizations exercise carried out। मतलब ऑडिट रिस्क जो होता है वो किसके ऊपर बेस करता है, इनएडिक्वेंसी के ऊपर बेस करता है। अगर कोई ब्रेच हुआ इंटरनल कंट्रोल्स का तो उसके ऊपर बेस करता है कि मतलब ऑडिट का रिस्क कितना रहेगा। एंड फेमिलराइजेशंस एक्सरसाइज कैरिड आउट, और जो भी वो एक्सरसाइज कैरिड आउट करेगा उसके ऊपर बेस्ड करेगा कि ऑडिट रिस्क कितना रहेगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक, अ बैंक शुड हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स, बैंक के पास अप्रोप्रिएट कंट्रोल होने चाहिए मिटिगेट करने के लिए उसके रिस्क को, इंक्लूडिंग द इफेक्टिव सेग्रीगेशंस ऑफ द ड्यूटीज़, मतलब एक ही बंदे को नहीं देना है उसको, उस काम को क्या कर देना है, सेग्रीगेट कर देना है, मतलब लोगों में बांट देना है, पर्टिकुलरली बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक ऑफिशियल्स। एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए, रिपोर्टिंग ऑफ द पोजीशंस होना चाहिए, वेरिफिकेशंस अप्रूवल ऑफ द ट्रांजेक्शंस होना चाहिए, रिकन्सिलेशंस ऑफ द पोजीशंस एंड द रिजल्ट होना चाहिए, सेटिंग अप द लिमिट्स, लिमिट सेट करनी चाहिए कि मतलब इतने लिमिट से ज़्यादा लोन मैनेजर नहीं प्रोवाइड कर सकता है, उसके ऊपर की करनी होगी तो उसको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सारी लिमिट्स सेट करनी पड़ेगी। सेटिंग अप द लिमिट्स, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ द एक्सेप्शंस, फिजिकल सिक्योरिटीज़ एंड कंटिजेंसी प्लानिंग। द फॉलोइंग आर सर्टेन कॉमन क्वेश्चंस, ये फॉलोइंग नीचे दिए गए हैं, ये सर्टेन कॉमन क्वेश्चंस है, स्टेप्स है जो कि कैप्ट करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है जब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और परफॉर्म करते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़ को। नेचर ऑफ द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हु क्वेश्चंस टू बी कंटेन एंड आंसर कंसिडर्ड, क्वेश्चंस के अंदर क्या कंसिडर करना पड़ेगा और उसका क्या आंसर होगा। नेचर ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, हु, तो हु के अंदर क्या होगा, तो हु परफॉर्म द कंट्रोल्स, कौन परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल्स को। प्लस द अबाउ पर्सन्स हैव रिक्विजिट नॉलेज एंड द अथॉरिटीज टू परफॉर्म द कंट्रोल, क्या अबाउ पर्सन जो है, मतलब यहाँ पर जो हु का आंसर आएगा कि ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो पर्सन है क्या उसके पास इतनी नॉलेज है, क्या उसके पास अथॉरिटी है परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल्स को। वॉट में क्या पूछेंगे, वॉट एविडेंस इज अवेलेबल टू डेमोन्स्ट्रेट या तो प्रूव दैट द कंट्रोल इज परफॉर्म्ड, ऐसे एविडेंस कौन से एविडेंस है जिससे ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाए या प्रूफ कर पाए कि जो कंट्रोल्स है वो परफॉर्म किए गए हैं। व्हेन, कब एंड विथ वॉट फ्रीक्वेंसी, कब एंड कितने फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल्स परफॉर्म किए गए हैं, फ्रीक्वेंटली, सॉरी, वॉट एंड विथ वॉट फ्रीक्वेंसी, कब यहाँ पर क्या है, व्हेन एंड विथ वॉट फ्रीक्वेंसी, कब एंड कितनी फ्रीक्वेंटली, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली कंट्रोल परफॉर्म किए गए हैं। इज़ द फ्रीक्वेंसी इनफ टू प्रिवेंट, क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है ये इनफ है, मतलब सक्षम है प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए या तो करेक्ट करने के लिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क को, सॉरी, करेक्ट करने के लिए रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। वेयर इज़ द एविडेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल रिटेन, कहाँ पर ये एविडेंस को रिटेन करके रखा जा रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग इज़ द एविडेंस रिटेन, कितने पीरियड के लिए इसको रिटेन करके रखा जा रहा है एविडेंस को। इज़ देयर एविडेंस एक्सेसिबल्स अवेलेबल फॉर द ऑडिटर, क्या ये अवेलेबल है, एक्सेसिबल है ऑडिटर को। वाई इज़ द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म्ड, क्यों कंट्रोल परफॉर्म किया गया है। what type of the errors are prevented या तो डिटेक्टेड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल्स, कंट्रोल्स को परफॉर्म करके कौन से टाइप की एरर प्रिवेंट हो रही है या डिटेक्ट हो रही है। हाउ इज़ द कंट्रोल परफॉर्म, कैसे कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है। व्हाट आर द कंट्रोल्स एक्टिविटीज़, कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज़ है। कैन दिस एक्टिविटीज़ भी बाईपास, किया इसको बाईपास किया जा सकता है, मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको टेम्पर्ड किया जा सकता है। कैन द बाईपास इफ़ एनी, अगर कोई है बाईपास अगर हुआ है तो क्या उसको डिटेक्ट किया गया है,
हाउ आर द एक्सेप्शंस डेविएशंस रिजॉल्व ऑन द आइडेंटिफिकेशंस, कैसे एक्सेप्शंस डेविएशंस को रिजॉल्व किया जाता है, कैसे उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है. हाउ व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर रिजॉल्विंग द एक्सेप्शंस या तो डेविएशंस, कितने टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर इस एक्सेप्शंस को या डेविएशंस को रिजॉल्व कर दिया जाता है. एंगेजमेंट टीम डिस्कस, एंगेजमेंट टीम से क्या डिस्कस करेंगे, सारे पर्सनल परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट, जितने भी पर्सन जो एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एनी एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म्स इन कनेक्शंस विद द एंगेजमेंट आर नोन एज द एंगेजमेंट टीम. एंगेजमेंट टीम कौन होती है, तो सारे पर्सन जो परफॉर्म कर रहे हैं एंगेजमेंट को, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एक्सपर्ट्स को. कोई भी एक्सपर्ट अगर होते हैं तो उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म, जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया, मतलब ये एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है फर्म के अंदर इन कनेक्शंस विद दैट एंगेजमेंट, जो भी उसके एंगेजमेंट के अंदर रहेंगे, आर नोन एज द एंगेजमेंट टीम, उनको हम लोग एंगेजमेंट टीम कहेंगे. द एंगेजमेंट टीम शुड होल्ड, एंगेजमेंट टीम क्या करती है, होल्ड करती है, डिस्कस करती है, गेन करने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंकिंग एंड इट्स एनवायरनमेंट, बैंक और उसके एनवायरनमेंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग करती है, कैसे, आपस में डिस्कस करके, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल्स, इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स भी डिस्कस किए जाते हैं, एंड ऑल्सो टू असेस द पोटेंशियल्स फॉर द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ पर असेस भी किया जाता है पोटेंशियल मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑल दिस डिस्कशन शुड बी अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड, ये सारा डिस्कशंस को हम लोग अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट करते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए. दिस डिस्कशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी डन ऑन दिस susceptible of the bank's branch financial statements to the material misstatements. These discussions are ordinarily done at a planning stage of an audit. ये planning stage के ऊपर ही किया जाता है. The engagement team discuss ordinarily including a discussion of the following matters. ये सारी matters discuss की जाती है engagement team के साथ. Errors that may be more likely to occur. कौन से ऐसे errors हैं जो ज़्यादा occur होंगे, मतलब हो सकते हैं कि ये error occur होंगे. Errors which हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द प्रायर ईयर्स, ऐसे एरर्स जो प्रायर पीरियड के अंदर, प्रायर ईयर्स के अंदर आइडेंटिफाइड किए गए हैं. मेथड्स बाय विच द फ्रॉड माइट बी परपेट्रेटेड, मतलब फ्रॉड जो है कौन सी मेथड से फ्रॉड परपेट्रेटेड बाय द बैंक पर्सनल, मतलब बैंक के पर्सनल ने कौन सी मेथड लगा के फ्रॉड को परपेट्रेट किया है, मतलब डिटेक्ट किया है, या तो अदर विद इन दी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस एंड ऑल द डिस्क्लोजर्स. ऑडिट रिस्पॉन्सेस टू द एंगेजमेंट रिस्क, ऑडिट का क्या रेस्पॉन्स रहेगा रिस्क को लेकर, एंगेजमेंट रिस्क को लेकर, परवेसिव रिस्क को लेकर, स्पेसिफिक रिस्क को लेकर. नीड टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन कर रखना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट. नीड टू अलर्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन या तो अदर कंडीशंस जो इंडिकेट करेगा कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स अकर्ड हुए हैं. मे अकर्ड मतलब हो सकता है कि अकर्ड होंगे. एग्जाम्पल के तौर पर बैंक्स एप्लीकेशंस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी इन द गिवन फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस, मतलब अलर्ट रहने की ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन या तो अदर कंडीशंस को लेकर जिसके अंदर ये लग रहा है कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सच डिस्कशंस, अगर ये डिस्कशन कर लेंगे तो क्या एडवांटेज निकल के आएगा, तो स्पेसिफिक एम्फेसिस शुड बी प्रोवाइडेड to the susceptibilities of the bank's financial statements to the material misstatements due to the fraud. मतलब जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स जिससे फ्रॉड हो सकता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे हम लोग. दैट एनेबल्स, मतलब ये एनेबल कर देगा एंगेजमेंट टीम को टू कंसिडर एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द फ्रॉड रिस्क. मतलब अगर कोई निकलता भी ऐसा फ्रॉड तो क्या अप्रोप्रिएटली उसका रिस्पॉन्स करना है, वैसा हमको यहाँ से ही पहले से ही हम लोग प्रिपेयर रहेंगे. इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द रिस्क related to the engagement risk, pervasive risk and the specific risk. इसके अंदर और कौन से रिस्क है, इन सब के लिए हम लोग सक्षम रहेंगे. तो एंगेजमेंट रिस्क हो गया, परवेसिव रिस्क हो गया, या तो स्पेसिफिक रिस्क हो गया. इट फर्दर एनेबल्स द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर्स टू डेलीगेट द वर्क, मतलब किसको क्या वर्क देना है वो भी यहाँ से हमको पता पड़ जाएगी. टू
एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, मतलब जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर होंगे उसको जाहिर सी बात है हम लोग अच्छा एरिया देंगे, और जहाँ पर लग रहा है कि जहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो सकती है वहाँ पर उसको एक्सपर्ट को लगाएंगे। एंड टू डिटरमाइन द प्रोसीजर्स टू फॉलोड व्हेन द फ्रॉड इज आइडेंटिफाइड, और कौन सी प्रोसीजर्स को फॉलो करनी पड़ेगी जब फ्रॉड अगर आइडेंटिफाइड हो जाता है तो वो भी यहाँ पर डिटरमाइन कर देंगे हम लोग, इसका ये एडवांटेज निकल जाएगा। जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसका ये एडवांटेज निकल के आ जाएगा। फर्दर द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर में रिव्यू द नीड्स टू इन्वॉल्व द स्पेशलाइज्ड टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटिंग टू द फ्रॉड। ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो रिव्यू करेगा कि क्या ज़रूर है, क्या हमको स्पेशलाइज्ड पर्सन को एड्रेस करने की ज़रूरत है, इश्यू द रिलेटिंग टू द फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड का केस निकलता है तो क्या स्पेशलाइज्ड पर्सन को हमको इसको एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी यहाँ पर हमको इसका भी आंसर हमको मिल जाएगा। ये भी हमारा एडवांटेज होगा अगर हम लोग पहले से डिस्कस करके रखते हैं तो एंगेजमेंट टीम से। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ द इनकम रिकॉग्निशन शुड बी ऑब्जेक्टिव्स एंड बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिकवरी rather than on any subjective considerations. Income from the non-performing assets is not recognized on the accrual basis. जो इनकम होती है NPA की उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए accrual basis के ऊपर, लेकिन उसको बुक करना चाहिए जब भी वो एक्चुअली रिसीव्ड होती है, मतलब कैश बेसिस के ऊपर करना चाहिए। फॉर्म्स एंड द कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फॉर्म रहेगा और क्या कंटेंट रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ द सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद द फॉर्म्स एंड द कंटेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बताया गया है कि बैंक को कौन सा फॉर्म्स और कंटेंट रखना पड़ेगा इस सेक्शन के अंदर, एंड देयर ऑथेंटिकेशंस, और उसका ऑथेंटिकेशंस कैसे होगा ये सब यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। दिस सब सेक्शंस आर आल्सो एप्लीकेबल टू द नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया एंड द रीजनल रूरल बैंक्स, तीनों को एप्लीकेबल है। एवरी बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, हर बैंकिंग कंपनी को बैलेंस शीट तो बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना है, जो किस फॉर्म के अंदर, इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल्स टू द एक्ट, थर्ड शेड्यूल्स जो दिया गया है एक्ट के अंदर उसके हिसाब से बनाना है, और नियर देयर टू, और उसके ये मतलब उसके आसपास भी होगा तो चलेगा, नियर देयर टू एज सर्कमस्टेंसेस एडमिटेड। Form A of the third schedules to the Banking Regulation Act 1949 contain the forms of the balance sheet, and the Form B, Form A के अंदर हमको बताया गया है क्या बताया गया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा वो बताया गया है, और फॉर्म बी के अंदर हमको बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। एवरी बैंकिंग कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हर बैंकिंग कंपनी को डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा अंडर द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एज पर द स्पेसिफाइड under section 133 of the Companies Act 2013 related with the rule 7 of the Companies Accounting Rule 2014 insofar they applied to the banking companies or the accounting standard issued by the ICAI इसके हिसाब से। Audit of the accounts subsection 1 of the section 30 of the Banking Regulation Act 1949 से रिक्वायर्ड करता है कि जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी होगी वो ऑडिट किया जाएगा पर्सन के द्वारा जो कि ड्यूली क्वालिफाइड होगा कोई भी लॉ के द्वारा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसको हम लोग ऑडिटर बनाएंगे कंपनी का। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर कैसा है जो कि एप्लीकेबल होता है कंपनीज ऑडिटर के ऊपर, वही यहाँ पर भी लगता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, कैसे हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर का। द प्रोविजंस ऑफ द रिलेवेंट एंड Actments, the auditor of a banking company is to be appointed at an annual general meeting, AGM में इसको अपॉइंट किया जाता है of the shareholders. The auditor of the nationalized bank is to be appointed by the bank concerned acting through its board of directors. नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है बैंकिंग कंसर्न एक्टिंग को लेकर वो कैसे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होता है। इन आइदर केस अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल इसके अंदर ज़रूरी होता है बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड, अपॉइंटमेंट के पहले। द ऑडिटर्स ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय द कंसर्न विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल रूरल बैंक्स के ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। Remunerations of the auditor. The remuneration of an auditor of the banking company is fixed in accordance with the provision of the section 142 of the Companies Act 2013, इसके हिसाब से होगा।
company in the general meeting या तो in such a manner as the company in the general meeting may determine. general meeting के अंदर यहाँ पर क्या लिखा गया था कि general meeting के अंदर ये decide होता है कि कितना remuneration रखना है. The remuneration of an auditor of the nationalized bank and the state bank of India is to be fixed. जो remuneration होता है ऑडिटर का नेशनलाइज्ड बैंक से और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब ये दोनों के अंदर जो रेम्यूनरेशन होता है ऑडिटर का वो फिक्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा. किसके कंसल्टेंट्स में? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशंस के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करते हुए. पावर्स ऑफ द ऑडिटर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, नेशनलाइज्ड बैंक एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तो आरआरबी has the same power as those of the company's auditor in the manner of access of the books of account. क्या क्या होता है? एक्सेस कर सकता है वो बुक्स को, अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को एंड वाउचर्स को. ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को. इन विच ही हैज स्टेटेड फॉलोइंग. उसके अंदर वो क्या नाकेगा? तो ये सारी चीज़ें नाकेगा. वेदर इन इज ओपिनियन, उसके ओपिनियन के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए गए हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर है ऑफ द affairs of the banks, and in case had called for any explanation या तो informations whether it has given and whether it is satisfactory, whether or not the transactions of the bank which have come to his notice have been made within the powers of that bank, whether or not the returns received from the offices and the branches of the banks have been founded adequate for the purpose of his audit, and any other matters which he considered brought to notice of the central government. और कोई भी ऐसी मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस करने के लिए मतलब जानने के लिए ज़रूरी होगी, वो भी यहाँ पर लिख देगा वो. द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो टू बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो ये रिपोर्ट होती है जो ऑडिटर देता है एसबीआई को, वो क्या होती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है. एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक. और नेशनलाइज्ड बैंक की भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है. फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट्स, द ऑडिटर्स सेंट्रल एज वेल एज द ब्रांच, सेंट्रल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर दोनों शुड ऑल्सो इंश्योर्स दैट जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इश्यूड की गई है बाय द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑन द ऑडिटिंग. ऐसे के हिसाब से किया गया है जो कि हमने चैप्टर 8 के अंदर देखा था ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. द ऑडिटर शुड इंश्योर्स दैट, ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि नॉट ओनली इन्फॉर्मेशंस, सिर्फ इन्फॉर्मेशंस रिलेटिंग टू द नंबर्स ऑफ द अनरिलेटेड ब्रांचेस, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो अनरिलेटेड ब्रांचेस की है गिवन मतलब सिर्फ अनरिलेटेड ब्रांचेस जो हैं, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशंस है जो रिलेट कर रही है टू द नंबर्स ऑफ द अनऑडिटेड ब्रांचेस. क्या बोल रहा है यहाँ पर? द ऑडिटर शुड एंश्योर्स दैट, ऑडिटर ये भी एंश्योर करता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो अनरिलेटेड ब्रांचेस की है वो ही नहीं दी गई है, बट जो अनऑडिटेड है, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द ऑडिटर शुड एंश्योर्स दैट, ऑडिटर ये एंश्योर करेगा कि नॉट ओनली द इन्फॉर्मेशंस रिलेटिंग टू द नंबर्स ऑफ द अनऑडिटेड ब्रांचेस, जो अनऑडिटेड ब्रांचेस है सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशंस नहीं, बल्कि quantifications of the advances, deposits, interest income and the interest expenses for such unaudited branches has also been disclosed in the audit report. मतलब ये सारे चीज़ें भी हमने डिस्क्लोज की गई है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. Such disclosures in the audit report is not only in accordance with the best international trends but also provide the useful information to the user of the financial statements. यानी कि ये बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं है. जो ऑडिट रिपोर्ट है वो नॉट ओनली मतलब सिर्फ बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेंड के हिसाब से ही नहीं, बल्कि बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेंड के हिसाब से तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ये प्रोवाइड कर रही है यूज़फुल इंफॉर्मेशंस यूज़र्स को. जो भी यूज़र्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको भी प्रोवाइड कर रही है यूज़फुल इंफॉर्मेशंस. It may be noted that in addition to the aforesaid, the auditor of the banking company is also required to state in his report, क्या उसको बताना पड़ेगा? The matter covered by the section 143 of the Companies Act 2013. However, it is pertinent to mentions that the reporting requirement relating to the company's auditor's report
ऑर्डर 2020 कारो की बात की गई है, इज नॉट एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द क्लास सी ऑफ द सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कारो एप्लीकेबल नहीं होता। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट beside the audit report as per the statutory requirement discuss above, जो हमने डिस्कस किया above, जो कि statutory requirement के हिसाब से था, the terms of the appointment of the auditors of the public sector bank, private sector banks and the foreign banks as well as their branches required the auditors to also furnish the long form audit report। मतलब यहाँ पर एक रिपोर्ट देनी पड़ती है जिसका नाम क्या होता है, LFAR, long form audit report होती है। The matters which the banks required their auditors to deals with the long form audit report have been specified by the RBI। ये LFAR कौन मांग रहा है, RBI मांग रही है। The statutory central auditor, जो statutory central auditor है, उसको रिक्वायर्ड होता है ये इसको LFAR को सबमिट करना टू द बैंक्स लेटेस्ट बाय 30 जून एवरी ईयर। 30 जून के पहले तक उसको सबमिट करना पड़ता है। टू एंश्योर टाइमली सबमिशंस ऑफ द LFAR, प्रॉपर प्लानिंग फॉर द कंप्लीशंस ऑफ द LFAR इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। वाइल द फॉर्मेट ऑफ द LFAR डज नॉट रिक्वायर एनी एग्जीक्यूटिव समरी टू बी गिवन। मतलब जैसे समरी फॉर्म में होता है वैसे नहीं होता है यहाँ पर डिटेल्स में देना पड़ता है LFAR के अंदर। मेंबर्स में कंसिडर्ड प्रोवाइडिंग द सेम्स टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट। मेंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं, की ऑब्जर्वेशन, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है डॉक्यूमेंट से, पूरे डॉक्यूमेंट्स को छानने के बाद जो भी उनको मिला है वो की ऑब्जर्वेशंस को भी यहाँ पर दिखाया जाता है LFAR के अंदर। यहाँ पर सिर्फ समरी नहीं होती, ये डिटेल्स फॉर्म होता है जो कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को 30 जून से पहले तक हर साल। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग को बाद में देखते हैं। अभी देखते हैं रिपोर्टिंग टू द RBI, कैसे हम लोग रिपोर्ट करेंगे RBI को। The RBI issued a circular, RBI इश्यू करता है सर्कुलर relating to the implementations of the recommendations of the committees on the legal aspects of the bank frauds applicable to all the scheduled commercial banks excluding the RRB नहीं आती, सारे scheduled commercial banks आते हैं यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, RBI सर्कुलर इश्यू करता है रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज़ ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंक फ्रॉड, यानी बैंक के फ्रॉड को लेकर यहाँ पर सर्कुलर इशू किए जाते हैं जो कि एप्लीकेबल होता है सारे शेड्यूल बैंक्स को। रिगार्डिंग द लायबिलिटीज ऑफ द अकाउंटिंग एंड द ऑडिटिंग प्रोफेशंस, द सेड सर्कुलर प्रोवाइड एज अंडर। क्या क्या होता है इस सर्कुलर के अंदर वो बताया गया है। इफ़ एनी अकाउंटिंग प्रोफेशनल whether in course of the internal या तो external audit or in the process of institutional audit finds anything susceptible to be the fraud या तो fraudulent activities or act of an excess power or the smell any foul play in any transactions, अगर ऐसा कुछ लगता है, क्या लगता है कि फ्रॉड या तो fraudulent activities लगती है जब भी ऑडिटर अपना ऑडिट करता है। यहाँ पर क्या बोला उसने, अकाउंटिंग प्रोफेशनल बोला है। उसको इंटरनल या तो एक्सटर्नल ऑडिट करते दरमियान में अगर उसको ऐसा लगता है कि फ्रॉड या तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है या तो एक्ट ऑफ एक्सेस पावर, यानी किसी को पावर दिया गया था और उसने उससे ज़्यादा पावर का यूटिलाइज़ किया है, अल्ट्रा वायर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो ऐसी बू आ रही है, स्मेल आ रही है कि फाउल प्ले किया गया है ट्रांजेक्शन्स के अंदर, मतलब ट्रांजेक्शन्स के अंदर कुछ गड़बड़ की गई है। ही शुड रेफर द मैटर टू द रेगुलेटर। वो किसको इन्फॉर्म करेगा, रेगुलेटर को इन्फॉर्म करेगा। रेगुलेटर मतलब कौन, RBI हो गया यहाँ पर। एनी डेलिब्रेट फेलियर्स ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, अगर ऑडिटर फेल हो जाता है इसको रिपोर्ट करने में तो शुड रेंडर हिमसेल्फ लायबल फॉर एक्शंस, मतलब वो लायबल रहेगा एक्शंस के लिए। As per the above requirement, the member shall require to report the kind of the matter stated in the circular to the RBI. Regulating body कौन हो गई, RBI हो गई। Auditor should also consider the provision of the SA 250 considerations of the laws and the regulations in the audit of the financial statements, इसका नाम है। The said standard explains that the duties of the confidentiality is overridden by the statute, law या तो court, मतलब confidentiality रखनी है। यहाँ पर ये बोल रहा है ऐसा 240 the auditor's responsibility relating to the fraud in the audit of the financial statements।
नाम है ये इसका, स्टेट दैट द ऑडिटर कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस, ऑडिटर अपना ऑडिट कैसे करेगा, एसेस के हिसाब से करेगा, responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatements whether caused by the fraud या तो errors. It must be noted that the auditor is not expected to look into each and every transaction. ये मतलब पहले से ही होता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑडिटर हर किसी ट्रांजेक्शन्स को नहीं देखेगा. इट मस्ट बी नोटेड दैट द ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि ऑडिटर हर किसी ट्रांजेक्शन्स को देखेगा बारीकी से, बट टू इवेल्युएट द सिस्टम्स एज अ होल, लेकिन ऑडिटर इवेल्युएट करेगा पूरे सिस्टम को. देयरफॉर इफ द ऑडिटर वाइल परफॉर्मिंग हिज नॉर्मल ड्यूटीज़ कम्स अक्रॉस एनी इंस्टेंसेस, अगर ऑडिटर जब अपनी ऑडिट की ड्यूटी कर रहा है तो वो अगर कोई ऐसे इंस्टेंसेस के पास पहुंचा है, ही शुड रिपोर्ट द मैटर्स टू द आरबीआई, वो रिपोर्ट करेगा इन मैटर्स को आरबीआई को, इन एडिशन टू द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न्ड बैंक. मतलब ये जो भी है चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जो भी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न बैंक, मतलब इनको तो रिपोर्ट करना ही है. इसके अलावा आरबीआई को भी रिपोर्ट कर देना है किस क्या मैटर होगी तो फ्रॉड होगा तो.